सोने की घाटी पार्ट 5 बी। दर्पण दूर फेंककर उन्होंने झट तलवार म्यान से निकाली और एक ही भरपूर वार से उन्होंने पुजारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराज, आपने यह क्या किया? चकित होकर जयराज ने राजा से पूछा। हाँ, उस क्षणिक आवेश में मैंने यह कैसे किया, खुद मेरी ही समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर जरा रुककर महाराज बोलने लगे। मैंने उस दर्पण में दृष्टिपात किया तो देखता क्या हूँ, यह पुजारी तलवार खींचकर दांत पीसते हुए मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। मैं तो यह भी भूल गया कि वह दृश्य केवल आईने में दिखाई देने वाला बिंब मात्र है, बल्कि उस दृश्य को यथार्थ मानकर अपनी आत्मरक्षा के लिए ही मैंने इसकी संहार कर डाला। राजा ने खून से सने पुजारी के शरीर की ओर देखते हुए व्यतीत होकर ये शब्द कहा। महाराज, इसका अर्थ है कि वास्तव में ही पुजारी आपका वध करने का संकल्प कर चुका था, तभी तो आपको वैसा दृश्य आईने में दिखाई दिया। पंडितों ने आश्चर्य में आकर राजा से पूछा। मैंने जिस प्रकार मनोदर्पण में देखा, उस प्रकार क्या वास्तव में ही पुजारी मेरा शत्रु था? राजा ने पूछा। महाराज, इसमें संदेह करने की बात क्या है? चाहे तो और एक बार मनोदर्पण की परीक्षा करके देखिए। मनोदर्पण का निर्माण करने वाले पंडितों ने एक स्वर में उत्तर दिया। यह बड़ी अच्छी सलाह है। यूँ कहकर राजा ने जयराज की ओर देखकर फिर कहा। जयराज, पुजारी अक्सर तुम्हारे बारे में मुझसे कहता रहता था कि तुम मानव रूपधारी राक्षस हो और तुम हमें हानि पहुंचाने के विचार से ही यहाँ आए हुए हो। यह बात कहाँ तक सत्य है, उसे मैं अभी इस मनोदर्पण द्वारा जांच कर समझ लूँगा। यह कहकर पल भर के लिए राजा ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर जयराज के नाम का स्मरण करके राजा ने उसके नाम का उच्चारण करते हुए दर्पण 3 बार पोंछ दिया। वह दर्पण में देखने लगा। राजा सूरसेन पहले विस्मय में आ गए, फिर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बोले। जयराज, तुम कोई एक महान कार्य साधने के लिए हमारी ज्ञानभूमि में गुजर कर जाने वाले हो। अपनी यात्रा सुगम बनाने के लिए तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। बस इसके अलावा तुम्हारे मन में हमारे बारे में कोई और भावना नहीं है। थोड़ी देर मौन रहकर फिर राजा ने वहाँ उपस्थित पंडितों को वहाँ से चले जाने का संकेत किया। उनके चले जाने के बाद राजा जयराज से कहने लगा। इस ज्ञानभूमि के उस पार स्थित प्रदेश में से कोई भी व्यक्ति कभी नहीं गया है। फिर भी हमें उस प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर है। उस प्रदेश व हमारी ज्ञानभूमि के बीच के प्रदेश में पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ वहाँ के प्रदेश में विषैली वायु फैलाती रहती है। उन विषैली वायुओं से बचकर कोई भी प्राणी उस पार नहीं जा सकता। महाराज, उन विषैली वायुओं का सामना कर उस पार पहुँचने में मेरी सहायता करने की क्षमता रखने वाले आप ही अकेले व्यक्ति है। जयराज ने कहा। बताओ, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? राजा ने पूछा। महाराज, आप मुझे केवल उस रहस्य का उपदेश दीजिए कि जिसमें मैं एक स्थान पर ध्वनि तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाऊं और दूसरे स्थान पर मूल रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊं। जयराज ने राजा से प्रार्थना की। राजा शूरसेन पुनः विचार में डूब गए। जयराज ने फिर कहा। महाराज, मैं अगर इस प्रयास में सफल हो सका तो आप सबके लिए मैं ऐसा वरदान ले आऊँगा कि जिससे ज्ञानभूमि के सब लोग मुक्त कंठ से हंस सके। हंसने वाला वरदान? यह क्या है? मैं स्पष्ट रूप में समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मुझे यूं प्रतीत होता है कि वह एक महान वस्तु है, लेकिन तुम जिस रहस्य को जानना चाहते हो वह अत्यंत मूल्यवान रहस्य है। तुम्हें इसके बारे में बाद में विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, जयराज ने कहा। राजा को निर्णय करने में 1 सप्ताह का समय लगा। इस बीच जयराज और युवराज में और भी अच्छी मित्रता स्थापित हुई। जयराज ने युवराज से मिलकर व्यथित स्वर में कहा। आप कितने सुंदर युवराज हैं, परंतु यह क्या दुर्भाग्य की बात है कि आप हंस ही नहीं सकते। हंसमुख बनने से आप और ही सुंदर लग सकते थे। यह व्यथा बांपकर राजा जयराज तथा युवराज को भी साथ लेकर जन्मभूमि की सीमा पर पहुँचे और वहाँ राजा ने जयराज को अदृश्य होने का रहस्य समझा दिया। फिर बोले। देखो जयराज, अदृश्य होने के पश्चात
ज़्यादा देर उसी स्थिति में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। विषैली वायु फैलाने वाली पर्वत श्रेणियों को पार करते ही तुरंत तुम्हें फिर मानवाकृति में प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। यह महत्व की बात याद रखो, भूलना नहीं। जयराज के अदृश्य होने के पूर्व राजा और युवराज ने उसे विदा किया। राजा के उपदेश के अनुसार उस रहस्य के सूत्र का उपयोग करके जयराज कुछ ही क्षणों में शक्ति तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। कहानी और है।